हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 जून और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इंडिया ने इस वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में रैंक 14 गेन की है। तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। अब ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स होता क्या है? ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको चैरिटीज़ एड फाउंडेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इस वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड में 140 कंट्रीज़ की स्टडी की जाती है और उन 140 कंट्रीज़ में ये देखा जाता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी चैरिटेबल है और उनकी स्टडी करने के बाद में उन 140 कंट्रीज़ में कंपैरिजन करके एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसमें इंडिया ने 14 रैंक गेन की है। इस वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का फर्स्ट एडिशन सितंबर 2010 में रिलीज हुआ था। इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता ही चल गया। अब ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में होता क्या है? ये ग्लोबल सर्वे है और इसमें जिस भी कंट्रीज का सर्वे किया जाता है वहाँ के लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 क्वेश्चन भी रिलेटेड होते हैं लास्ट मंथ से। मान लो इस समय चल रही है जून और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स पब्लिश होना है जुलाई में, तो पिछले महीने मई 2021 में उन देशों की पॉपुलेशन ने क्या क्या काम किया। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या आपने पिछले महीने किसी स्ट्रेंजर की, कोई ऐसा आदमी जिसको आप नहीं जानते थे, उसकी हेल्प की है? क्या आपने किसी चैरिटी में पैसा दान किया है? इसके अलावा उनसे पूछा जाता है कि आपने मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपने कुछ टाइम अपना इन्वेस्ट किया है। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 3 क्वेश्चंस के आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इस इंडेक्स का ये है कि किसी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन डोनेशन में, चैरिटी में इन्वेस्ट करती है, चैरिटी में अपना ध्यान लगाती है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि पॉपुलेशन के द्वारा कितना चैरिटी किया जाता है। मतलब मनी की क्वांटिटी के ऊपर ध्यान ना दे करके पॉपुलेशन की क्वांटिटी कितना पार्टिसिपेट करती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है इस वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये तो हमने देखा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के बारे में। अब इसको पब्लिश करता है चैरिटीज़ एड फाउंडेशन, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। चैरिटीज़ एड फाउंडेशन जो है वो पूरे ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल चैरिटी, मतलब लीडिंग इंटरनेशनल चैरिटी फाउंडेशन है और यूके में इसको रजिस्टर्ड किया गया था। 1974 में इसको फाउंड किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कंट्री की रैंकिंग्स हम देख लेते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार का जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है उसको इंडोनेशिया ने टॉप किया है। अगर हम सबसे हाई इनकम कंट्रीज़ को कंपैरिजन करें तो सो कॉल्ड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिनको डेवलप्ड कंट्रीज़ भी बोला जाता है, वो कोई भी टॉप 10 में नहीं है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसे कंट्री हैं जो हाई इनकम कंट्रीज़ होने के बावजूद भी टॉप 10 में बने हुए हैं। मतलब वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी चैरिटेबल हैं। इंडिया ने अपना जो स्कोर है वो 2017 से 2019 के बीच में काफ़ी अच्छा इसमें इम्प्रूव किया है। इंडिया ने अपने आप को काफ़ी अच्छा बना के रखा है। इम्प्रूवमेंट ना सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में हुआ है बल्कि मैन एंड वीमेन अलग अलग एज ग्रुप में हम देखें तो वहाँ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इंडिया के जो लोग हैं इस बार के इंडेक्स में हम देखते हैं 61% लोगों ने स्ट्रेंजर्स की मदद की, 34% वॉलंटियर्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना टाइम उन्होंने दिया और 36% लोग जिन्होंने मनी को डोनेट किया। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन और तीनों क्वेश्चंस के क्राइटेरिया के आधार पर ये 3% निकल करके सामने आई है। तो ये हमने वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के बारे में बेसिक फैक्ट्स देखे। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज है फ्रंट पेज पर वैक्सीन को लेकर की। इसमें बोला जा रहा है कि देखो, जो बहुत दूर दराज वाले इलाके हैं वहाँ पर वैक्सीन पहुँचाना बहुत परेशानी की बात होती है। तो आने वाले समय में ICMR ने कोशिश की है, इस बारे में अपने इंटरेस्ट व्यक्त किए हैं, अपने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किए हैं कि ड्रोन्स की सहायता से वैक्सीन को पहुँचाया जाए ताकि इजीली हम पहुँचा सकें। जहाँ पर ले जाना बहुत ही रेयर है, दुर्गम है, दुर्लभ है, वहाँ पर भी वैक्सीन को प्रोवाइड करवाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज,
फर्टिलाइजर जो सब्सिडी है उसके लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। कोविड की वजह से जो पेशेंट हैं, कोविड की वजह से जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अफेक्टेड हुई, लोगों के पास पैसा नहीं है और अब खरीफ की जो फसल है, क्रॉप है, वो उगाई जाने वाली है। तो गवर्नमेंट को ये मानना है कि जो फार्मर्स हैं उनको सही तरीके से सब्सिडी दी जाए, ज़्यादा सब्सिडी दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट किसी कंपनी को दिया जाता है, मतलब फार्मर्स के ऊपर, जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर बर्डन नहीं किया जाता और जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो एक्स्ट्रा मनी है वो गवर्नमेंट पे करती है। तो जितना मनी गवर्नमेंट पे करती है वो होती है सब्सिडी। फर्टिलाइजर्स दोनों तरीके के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड भी होते हैं। नेचुरल में आप अपना गोबर का खाद, इसको आप मान सकते हो, कंपोस्ट मान सकते हो, ये होता है नेचुरली। और इंडस्ट्रियली जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, एनपीके, जब भी कोई फर्टिलाइजर की बात की जाती है तो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा ताकि फार्मर्स के ऊपर जो बर्डन है वो कम क्रिएट हो सके। नेक्स्ट न्यूज है, कुछ डाटा आए हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के कुछ डाटा हैं। इसमें ये माना गया है, कंपैरिजन किया गया है अलग अलग स्टेट का, अलग अलग स्टेट से। देखो यहाँ पर गुजरात और केरला का जो रूरल एरियाज है दोनों को कंपैरिजन किया गया है। 2019-20 के डाटा है जिसमें 29% गुजरात की गर्ल्स स्टूडेंट ऐसी हैं जिन्होंने रूरल गुजरात में सेकेंडरी स्कूल को, हायर सेकेंडरी स्कूल को अटेंड किया, कंपैरिजन टू रूरल केरला जहां पर 93.6% गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल को ज्वाइन किया। अगर हम मेल स्टूडेंट की बात करें तो रूरल गुजरात में 45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल को अटेंड किया और कंपैरिजन किया जाए रूरल केरला से, वहाँ पर मेल स्टूडेंटें 90.8% लोगों ने, मेल स्टूडेंटें स्कूल को अटेंड किया। मतलब अलग अलग स्कूल में, अलग अलग स्टेट में जो स्टूडेंट की अटेंडेंस है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट का दे रखा है और ये बता रखा है कि जो रूरल केरला है उसमें एजुकेशन लेवल जो है वो बड़ा है, ना कि कम हुआ है, और वहाँ पर अटेंडेंस लेवल जो है वो भी ड्रॉप नहीं हुआ है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, इंडिया टू लॉन्च डीप ओशन मिशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारी अर्थ साइंसेज जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, वो नोडल मिनिस्ट्री है, वो इस मल्टी इंस्टीट्यूशनल मिशन को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। 2018 से इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है और इंडिया जब इसको इम्प्लीमेंट करतेगा तो उन कंट्रीज़ में इंडिया आ जाएगा, उन हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़ में, मतलब बहुत कम ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इतनी डेप्थ के ऊपर जाकर के सी बेड को एक्सप्लोर किया है। तो इंडिया उन मुट्ठी भर जो कंट्रीज़ हैं उनमें से इंडिया भी शामिल हो जाएगा। देखो ये जो डीप ओशन मिशन है ना, इसका मेन रीज़न ये है कि 6000 मीटर की नीचाई तक, 6000 मीटर की गहराई तक हम ओशन में जाएं और ओशन के फ्लोर के ऊपर जो भी प्रीशियस मेटल्स हैं, जो भी फ्लोरा एंड फोना है, जो भी वहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, उनको एक्सप्लोर किया जा सके। बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इस प्रोग्राम के। देखो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये है कि इसमें A manned submersible will be developed to carry 3 people to a depth of 6000 meter in the ocean with a suite of scientific sensors and tools। इस तरीके की मशीन बनाई जाएगी जो 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को ले जा सके और उस मशीन में साइंटिफिक सेंसर और टूल्स लगे होंगे। ये क्या करेंगे, एन इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम विल बी डेवलप्ड for mining polymetallic nodules at those depths in the central Indian Ocean। The exploration studies of minerals will pave way for the commercial exploitation in the near future as and when commercial exploitation code is evolved by the International Seabed Authority as an United Nations organization, says an accompanying press note। मतलब क्या किया जाएगा, 6000 गहराई तक, मीटर की गहराई तक जाया जाएगा, वहाँ पर कोशिश किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा और कमर्शियल
कमर्शियली उनका यूज़ किया जा सके। लेकिन ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इसका होने लग जाए, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो भी कोड डिसाइडेड हैं कि कितना कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन आप कर सकते हो, उसका यूज़ किया जाएगा। सेकंड कंपोनेंट है इस मिशन का, जिसमें क्या किया जाएगा, डेवलपिंग ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज विच एंटेल्स developing a suite of observations and models to understand and provide future projection of important climate variables on seasons to decadal time scales। मतलब एक लंबे समय के लिए एक टाइम स्केल तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से फ्यूचर में जब भी आप प्रोजेक्ट करो तो जो भी चीज़ें हैं उनको सीजन के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज होती हैं, उन सबको आपको समझना है। नेक्स्ट कंपोनेंट ये है कि डीप सी में जो फ्लोरा एंड फ्लोना है उसको सर्चिंग करने का काम किया जाएगा, जिसमें माइक्रोब्स जो हैं उनको भी स्टडी की जाएगी। फोर्थ कंपोनेंट है एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ हाइड्रोथर्मल मिनरल्स दैट आर सोर्सेज ऑफ प्रीसियस मेटल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट अलोंग द इंडियन ओशन एंड मिड ओशनिक रिज। मतलब जो आपके यहाँ पर प्रीसियस मेटल्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। फिफ्थ कंपोनेंट है स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिज़ाइन ऑफ ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर्ड डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स। मतलब यहाँ की इस तरीके से कोशिश की जाएगी कि जो हमारे ऑफशोर पर जो डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं वो कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके, उनकी अच्छे से स्टडी कैसे की जा सके। फाइनल कंपोनेंट ये होगा कि एट ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स, मतलब विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी ताकि ओशन बायोलॉजी और इंजीनियरिंग का जो फील्ड है उसको स्टडी किया जा सके। दिस कंपोनेंट्स एम टू ट्रांसलेट रिसर्च इनटू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू ऑन साइट बिजनेस इंक्यूबेटर फैसिलिटीज़। तो ये डीप ओशन मिशन के बारे में हमने डिस्कस किया। ये जो 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो मेंस में आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसके बारे में क्या क्या है, क्या क्या 6 कंपोनेंट में क्या क्या डिसाइड किया गया है और किस तरीके से टाइम टू टाइम इसमें स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, राजनाथ कॉल्स फॉर ओपन इंडो पैसिफिक। राजनाथ ने आसियान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, आसियान फॉरेन मिनिस्टर प्लस की मीटिंग जो हुई है उसमें उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि इंडिया ये होप करता है कि साउथ चाइना सी में कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन किया जाए ताकि चाइना और आसियान कंट्रीज़ के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें नेगोशिएशंस हो, बातचीत हो और जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व किया जाए। क्योंकि जो सी वाले एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर बढ़ रहा है हर कंट्री का। एक तो मेजर रीज़न ये है कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सी प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए वजह से, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से ये सी वाले एरिया में इंटरफेयर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ओशियन जो है वो ट्रेड की वजह से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उनका अधिकार हो। लेकिन इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसके लिए हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है तो उसमें डिस्कस किया जा सकता है। जैसे क्वेड का जब मीटिंग हुई उसमें भी डिस्कस किया गया, और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी डिस्कस किया जाता है कि इंडो पैसिफिक रीजन का फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज वैक्सीनेशन को लेकर के है। देखो, कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसमें पहले 2 डोज के बीच का जो टाइम था वो कम था, लेकिन बाद में एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसमें बोला गया है कि देखो, जो एक्सटेंड किया जाता है ना टाइम ड्यूरेशन, वो ऐसे ही नहीं कर दिया जाता, उसके लिए स्टडी की जाती है। और जब स्टडी की जाती है तो उसी के आधार पर ये बोला गया कि 12 से 16 सप्ताह का 12 to 16 वीक्स का टाइम पीरियड होना चाहिए 2 वैक्सीन की डोज में। नेक्स्ट न्यूज कोवैक्सीन को लेकर के है। कोवैक्सीन में ये बोला जा रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कोई भी काफ सीरम नहीं है। देखो, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बुधवार को इस बात को लेकर के रिफ्यूज़ किया कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्ट वायरल हो रही हैं कि कोवैक्सीन का जो कंपोजिशन है उसमें न्यूबॉर्न जो काफ सीरम है वो इसमें कंटेन किया गया है, मतलब उसमें रखा गया है, उसको यूज़ किया गया है। तो इसमें स्टेटमेंट में उन्होंने क्लियरेंस दी कि जब भी आप किसी वैक्सीन को बनाते हो तो स्टार्ट में
जो वेरो सेल्स होती है उनको ग्रोथ करने के लिए, उनके प्रिपरेशन के लिए आप काफ सीरम को यूज़ करते हो। लेकिन बाद में क्या होता है, प्रोसीजर के तहत जो वेरो सेल्स हैं उनको वाटर और केमिकल से इतना अच्छे से धोया जाता है जिसको टेक्निकली बफर नाम दिया जाता है, और फिर उनको न्यूबॉर्न काफ सीरम से फ्री किया जाता है। इसके बाद में thereafter they were infected with coronavirus for viral growth. Thereafter the grown virus was also called inactivated. This killed virus was then used to make the final vaccine, and in the final vaccine formulation no cough serum was used. ये मिनिस्ट्री ने अपना स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। इंडिया एक्सटेंड $100 मिलियन लोन टू श्रीलंका। श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत कुछ पैसा दिया है ताकि सोलर एनर्जी में जो श्रीलंका है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। 2015 में हमें पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था, और उसमें श्रीलंका ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में डिसाइड किया गया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सोलर जो रेडिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहती है कंपैरिजन टू पोलर एरियाज़। तो इन कंट्रीज़ को फोकस किया जाना चाहिए कि सोलर एनर्जी से वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें। अब वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है इंडिया ने श्रीलंका में। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये आप ध्यान से समझ लो। लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरीके का लोन होता है। लोन में क्या होता है कि आपको पैसा दिया, आपको एक साथ सारा पैसा मिल गया। लाइन ऑफ क्रेडिट में आपका जो अकाउंट है उसमें पैसा रहेगा, आपको जितनी ज़रूरत है उतना पैसा आप लीजिए, ठीक है। और जितना पैसा आपने निकाला सिर्फ उतने ही पैसे का आपको इंटरेस्ट देना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोबारा से मतलब मान लो आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट पास हुई 50 लाख की, 50 लाख में से आपने यूज़ कर लिए 25 लाख, तो जब आप 25 लाख का ही आपको इंटरेस्ट देना होगा। 25 लाख वापस आपने अपने अकाउंट में रख दिए इंटरेस्ट के साथ में, तो दोबारा से आप 50 लाख उसमें से यूज कर सकते हो। तो ये होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट न्यूज देखो, नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है। कोविड पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है नॉर्थ कोरिया, और वहाँ पर फूड की इस तरीके की सिचुएशन बनती जा रही है कि फूड की शॉर्टेज वहाँ पर हो सकती है। ना सिर्फ जो नॉर्थ कोरिया की जो इकोनॉमी है वो पेंडेमिक की वजह से परेशान हुई, बल्कि जो टाइफून्स हैं, फ्लड्स हैं पिछले समर में, उससे भी वहाँ का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी डिवास्टेड हुई। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस किया, तो आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद इस चीज़ को सुनने के लिए। ओके, थैंक यू।